तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टीजीटी 2016 की परीक्षा जो कि 9 मार्च 2019 को हुई थी। उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पेपर को सॉल्व करते हुए इसकी पूरी व्याख्या भी करेंगे। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, क्लोरीन क्या है। तो क्लोरीन क्या है? ये अपचयन एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, निस्संक्रामक एजेंट है या उपरोक्त सभी है। तो साथियों मैं बता दूं कि ये अपचयन एजेंट भी है, ब्लीचिंग एजेंट भी है और ये पानी आदि को साफ करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये निस्संक्रामक एजेंट भी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। तो इसकी हम डिटेल व्याख्या पढ़ते हैं। क्लोरीन पीले रंग की तीखी गंध वाली गैस है। क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, इसी ऑक्सीकारक की वजह से ये उपचयन एजेंट है। यह फेरस को फेरिक अम्ल में फेरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है और जो नम क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन देने के कारण एक अच्छे ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी कार्य करता है। बरसात के दिनों में पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस कारण ये निस्संक्रामक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डेनियल सेल क्या होते हैं। दोस्तों डेनियल सेल क्या होता है? एक जो तांबे का पात्र होता है उसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें एक संयंत्र का बना पात्र भी होता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर के उसके अंदर रख दिया जाता है और एक जिंक की छड़ डाल दी जाती है। जो जिंक की छड़ होती है वो इसमें कैथोड का कार्य करती है, जबकि कॉपर का बर्तन है वो एनोड का कार्य करता है। तो इसका विकल्प ए सही है। पढ़ते हैं इसका डिटेल। डेनियल सेल का आविष्कार वैज्ञानिक J.F. डेनियल ने 1836 में किया था। डेनियल सेल में तांबे का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। तांबे के इस पात्र में कॉपर सल्फेट का घोल रखा जाता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। एक छोटा सरंध्र पात्र का बना पात्र होता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरकर तांबे के पात्र के अंदर रख दिया जाता है। जस्ते की छड़ को सरंध्र पदार्थ के पात्र जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है में डुबो दिया जाता है। जस्ते की यह छड़ कैथोड का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसमें क्या परिवर्तन लाने में योगदान करता है। तो बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका विकल्प सी सही होना चाहिए। तो इसकी हम डिटेल में व्याख्या करते हैं। तो बाहरी बल द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया बल वह बल होता है जो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का विरोध करता है। किसी पिंड पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य पिंड की समस्त गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है और यही बात जब गैसीय माध्यम या तरल माध्यम में की जाए तो वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और यांत्रिक ऊर्जा का मतलब आप समझते हो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व इसमें सीजियम होता है। ये आवर्त सारणी के छठे आवर्त का पहला तत्व होता है। इसके बाद सातवें आवर्त का पहला तत्व फ्रांसियम होता है जो एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो यह सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व होता है। अगर सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व की बात आए आवर्त सारणी में तो फ्लोरीन जो तत्व है वो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो डिटेल पढ़ते हैं। विद्युत धनात्मकता किसी तत्व के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति है। सीजियम आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पांचवा। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में आर वी ई क्रमशः कक्षा की त्रिज्या, आर कक्षा की त्रिज्या, वी इलेक्ट्रॉन की गति और ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दर्शाते हैं। तो निम्न में से कौन सी
मात्रा क्वांटम संख्या के अनुपातिक है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि n बराबर E/v नहीं होता है, n बराबर RE नहीं होता है, n बराबर R/EV नहीं होता है, अर्थात आपका विकल्प सही है n = VR। तो इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने हेतु प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर K, L, M और N कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m वृत्तीय मार्ग में त्रिज्या r तथा उसका वेग v हो, तो बोर के क्वांटीकरण संबंध समीकरण के अनुसार mvr बराबर होता है nh/2π। और यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो 2π mvr के साथ आ जाएगा और h अपॉन में आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 2π यहाँ लिख दिया, mvr × 2π/h। यहाँ पे अगर ये बात करिए कि m द्रव्यमान होता है, v वेग होता है, r त्रिज्या होती है और h प्लांक क्वांटम संख्या होती है, तो ये जो मान होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू कभी बदलती नहीं है तो हम इसे बोल सकते हैं n ∝ VR। तो जो यही आपके प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है, जिसमें पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली परीक्षा के सॉल्व पेपर हैं, जो TGT, PGT, GIC और LT ग्रेड में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये परीक्षा प्रश्न पत्र जो आए हुए हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व करेंगे और वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों को यह सॉल्व्ड प्रश्न पत्र यूथ कंपटीशन टाइम्स का बहुत ही हेल्पफुल होगा। मुझे उम्मीद है कि जो व्यक्ति प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को कंप्लीट कर लेगा तो उसकी 60 से 65% तैयारी आराम से हो जाएगी। अब बाकी की तैयारी के लिए आप रेगुलर रिवीजन करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में घुमावों की संख्या का अनुपात 1:20 के अनुपात में है, तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धारा का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं कि जब भी कभी कुंडली में घुमावों की संख्या का अनुपात हो और फिर धारा का अनुपात पूछा जाए तो धारा का अनुपात घुमावों की संख्या के विपरीत होता है। अर्थात सीधा आप उत्तर मार सकते हैं कि अगर 1:20 है घुमावों की संख्या तो धारा का अनुपात इसका उल्टा 20:1 होगा। चलिए देखते हैं इसको। हम जानते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में घुमावों और प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धारा अनुपात में व्युत्क्रम संबंध होता है। अर्थात NS/NP = IP/IS। जो N है वो चक्कर की बात कर रहा है, घुमावों की बात कर रहा है, जबकि I धारा की बात कर रहा है। S का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी है और P का मतलब प्राइमरी है। ठीक है, तो यहाँ पे NS/NP = IP/IS। तो IP/IS, IP का मान यहाँ पे दिया है प्राथमिक कुंडली में, IP का मान 1 है। 1 मिनट, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में हाँ तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि IP और IS, IP/IS की वैल्यू क्या होगी, तो NS का मान है 1
सॉरी एन एस का मान है सेकेंडरी यानी कि घुमावों की संख्या सेकेंडरी का 20 है, जबकि एन पी का मान है 1। तो एन पी की जगह पे हम 1 रख दिया, एन पी की जगह पे हम 1 रखेंगे और एन एस की जगह पे हम 20 रखेंगे। तो आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू हो जाएगा 20/1। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। हियर एन एस इक्वल टू एन सेकेंडरी इक्वल टू 20 है और एन पी इक्वल टू ये 1 दिया है, प्राइमरी 1 दिया है। तो आई पी अपॉन आई एस बराबर हो जाएगा, एन एस का मान कितना है 20 और एन पी का मान कितना है 1। तो आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू 20/1 जो आपका ये दिया है। ठीक है, ये मिसकम्युनिकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया में अंतर्निहित है। तो एल्काइल हैलाइड को जब एल्कोहल में बदलते हैं तो यह प्रक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? एल्काइल हैलाइड को हम RX से डिनोट करते हैं, को एल्कोहल ROH में बदलने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्कोहल में यह बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ईंट और पाइन की लकड़ी की ऊष्मीय चालकता क्रमशः 0.6 और 0.13 वाट प्रति मीटर डिग्री सेंटीग्रेड है। कितनी मोटाई की ईंट में 5 सेंटीमीटर पाइन की जितनी ही ऊष्मा रोधन क्षमता होगी? तो जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हम जानते हैं कि ईंट की मोटाई बटे ईंट की ऊष्मीय चालकता बराबर होता है पाइन की लकड़ी की मोटाई बटे पाइन की लकड़ी में ऊष्मीय चालकता। अब ईंट की मोटाई इसमें दी नहीं गई है, इसमें दी गई है ईंट की ऊष्मीय चालकता। ईंट की ऊष्मीय चालकता कितनी है 0.6 और पाइन की लकड़ी की चालकता कितनी है? पाइन की लकड़ी की चालकता 0.13। लेकिन पाइन की लकड़ी की मोटाई दी गई है, पाइन की लकड़ी की मोटाई कितनी है? पाइन की लकड़ी की मोटाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसको जब सॉल्व किया तो क्या आया, जब इसको हम 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 तो 3.0 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया, 3/0.13। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो आपको 23.07 आएगा, तो इसे लगभग 23 सेंटीमीटर बोल देंगे। तो अतः सॉल्व करने पर आंसर आता है 23 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया 127 डिग्री सेल्सियस पर एक 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आयताकार धातु की प्लेट ई जूल प्रति सेकंड उत्सर्जन करती है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई आधी कर दिया है और तापमान को 327 तक बढ़ा दिया जाता है तो उत्सर्जन की दर कितने जूल प्रति सेकंड हो जाएगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए पूरी हम डिटेल में व्याख्या पढ़ते हैं कि सर स्टीफन ने 1879 में एक नियम दिया जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण उसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात E प्रोपोर्शनल टू T⁴। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो सिग्मा आ जाता है और सिग्मा को स्टीफन नियतांक बोल देंगे, या इसे बोलेंगे E बराबर सिग्मा T⁴। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन आप समझिए E बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया है E बराबर सिग्मा T⁴। तो सिग्मा का मात्रक होता है जूल
प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर 4, या इसका ऐसा ही मात्रक बोल सकते हैं वाट प्रति मीटर स्क्वायर माइनस के पावर 4। तो दिया गया है कि T1 का मान दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे केल्विन में चेंज करें तो 127 में 273 जोड़ देंगे तो ये मान केल्विन में बन जाता है। तो T1 बराबर है 400 केल्विन। E1 की वैल्यू अगर E दी गई है और T2 बराबर दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, को भी केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ के तो ये 600 केल्विन हो जाता है और E2 की मान की गणना करनी है। तो E1 बराबर E दिया है, T1 बराबर 400 के दिया है, T2 बराबर 600 के दिया है, तो E2 अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि E बराबर होता है सिग्मा T पावर 4, तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा T1 पावर 4। तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा और T1 का वैल्यू है 400, तो 400 की पावर 4। E2 बराबर है T2 पावर 4, तो E2 बराबर सिग्मा 600 पावर 4। अगर हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा E2 बटे E1। E1 की वैल्यू दी ही गई है, E2 बटे E1 बराबर T2 बटे T1। तो E2 बटे E1 की वैल्यू E है बराबर T2 की वैल्यू सिग्मा 600 पावर 4, इधर सिग्मा 400 पावर 4। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब ओपन करके बाहर निकालेंगे तो 6 और 4 से जब डिवीजन हो जाएगा तो वैल्यू इतनी निकल के आएगी। ये कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं और उत्तर में भी कुछ गलत दिया है ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व करते के देखते हैं। तो 600 में अगर हम 4 टाइम्स डबल टाइम यानी कि जो 0 से 0 ये पूरा कैंसिल आउट ही हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, यानी 3 त्रिका 9 तियाँ 27 तियाँ 81, ये सही हो जाएगा। और ये रह जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 81 E बटे 16, ये उत्तर आ जाना चाहिए। अर्थात 81 E बटे 16, तो ये सही उत्तर है। इसका मतलब ये सही उत्तर नहीं है, इस उत्तर में कुछ न कुछ कमी है, इस उत्तर को गलत मानिए। E2 बराबर आ जाएगा 81 बटे 16 E, ये सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, विकल्प में भी ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो विकल्प कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों की एक विकिरण जिसका कंपन उसकी गति की दिशा में लंबवत सभी दिशाओं में होता है, तो वह किरण विवर्तित किरण होगी। कैसी किरण होगी? विवर्तित किरण। अब प्रकाश किरणों में एक गुण होता है, उस गुण को आप समझिएगा, डिटेल में देखिएगा कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो विद्युत आवेश उत्पन्न करती हैं। वह प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर में कंपन तरंग के संचयन की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, अर्थात प्रकाश तरंगें एक से अधिक तलों में कंपन कर रही हैं, तो उसे सामान्य या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जबकि सामान्य या ध्रुवित प्रकाश को यदि टर्मेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाए, किससे गुजारा जाए? टर्मेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाए, तो ये लंबवत एवं केवल एक ही तल या दिशा में कंपन करेंगी। तो इसलिए इसका कार्य क्या है? विवर्तित किरण कंपन दर्शाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक द्रव्यमान वाला कौन सा एलिमेंट है, या कौन सा पदार्थ जिसका द्रव्यमान सर्वाधिक है? 40 ग्राम फेरस अधिक भारी होता है, या इसका द्रव्यमान अधिक होता है, या 6 मोल नाइट्रोजन का नॉर्मल टेम्परेचर पर, या 2 ग्राम सिल्वर का, या 10 की घात 23 एटम्स ऑफ कार्बन का। तो साथियों मैं बता दूं कि 6 मोल नाइट्रोजन
एनटीपी पर सर्वाधिक भारी होता है। इसे हम सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि N2 के 6 मोल ग्राम का मान अगर हमें ज्ञात करना तो मोल बराबर होता है N2 का द्रव्यमान बटे 28। ये 28 क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, लेकिन यहाँ पे 2N है तो 14 दूनी 28। तो इसका जब हम ज्ञात करेंगे 28, अब चूंकि मोल दिया है तो 28 यहाँ पर 5 दिया है, 5 न दे करके ये 6 मोल है तो 28 का मल्टीप्लिकेशन 6 में होगा। 28 इंटू 6 यानी कि 168 यानी कि 168 ग्राम, यानी कि नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो 168 ग्राम होगा और फेरस का 40 ग्राम ही है, अर्थात ये बहुत कम है। इसका नाइट्रोजन का 168 ग्राम है, सिल्वर का 2 ही ग्राम है। अब इसका और ज्ञात कर लेते हैं कि 10 की घात 23 आइटम ऑफ कार्बन, इनका द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिएगा, अगर 10 की घात 23 अणु का ग्राम में मान ज्ञात करना हो तो 10 की घात 23 अणु बटे ये अवोगाद्रो संख्या से भाग दे देते हैं कि 6.023 इंटू 10 की घात 23, तो 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट जाएगा और कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो जब 6 का इसमें 6.023 का 12 में भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1.992 ग्राम, अर्थात ये मान तो इससे कहीं गुना छोटा है। तो सर्वाधिक भारी तत्व दिए हुए प्रश्न में नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है 12वां। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम केवल 25 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां कि 2.5 किलोग्राम लोहे की गेंद का व्यास 1.25 किलोग्राम एल्यूमिनियम के गेंद के जितना ही है। इन गेंदों को चट्टान से गिराया जाता है तो जमीन पर गिरने से ठीक पहले उनका समान क्या होगा? त्वरण समान होगा, संवेग समान होगा, गतिज ऊर्जा समान होगी या स्थितिज ऊर्जा समान होगी? तो मैं बता दूं उनका केवल त्वरण समान होगा, क्योंकि पृथ्वी दोनों वस्तुओं को समान त्वरण से, समान गुत्ती त्वरण से अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी के कारण जो गुत्ती त्वरण लग रहा है वह हमेशा नियत रहता है और पृथ्वी के केंद्र की ओर यहाँ गुत्तीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है वह उपयुक्त अभिक्रिया जो बेंजीन को टाइलून में बदलेगी तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी? तो मेरे दोस्त यह फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलीकरण अभिक्रिया के माध्यम से बेंजीन को टाइलून में बदला जा सकता है। जैसे बेंजीन को टाइलून में बदलने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलीकरण है। इस अभिक्रिया में बेंजीन को C6H6 लिखते हैं। AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है तथा टाइलून एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पाद के रूप में निकालता है। ये बेंजीन है। जब मेथिल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ये टाइलून का निर्माण करता है और साथ में ये HCl रिड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों पर तापमान का एक जैसा अंकीय मूल्य होता है। तो इसका उत्तर हम आपको बता दें, ये रटा रटाया याद रखो कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना बराबर होते हैं। वैसे इनको ज्ञात करने का हमने एक सूत्र भी दिया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। वो C/5 बराबर होता है F-32/9 C/5 बराबर F-32/9 बराबर K/5। ये सेल्सियस पैमाना बटे 5, फ़ारेनहाइट पैमाना -32/9 और केल्विन पैमाना बटे 5। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप किसी भी पैमाने में मान दिया गया हो तो आप उसकी वैल्यू चाहे सेल्सियस में बदल लो, फ़ारेनहाइट में बदल लो या केल्विन में बदल लो। तो
इन्होंने एक और फार्मूला अपने हिसाब से दिया है और एक हमारा फार्मूला इस हिसाब से है, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये देख लो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट पैमाने का ताप समान होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि x और y द्रव्यमान के नाभिकों के साथ जोड़ा गया है, यदि x और y द्रव्यमान के नाभिकों को एक साथ जोड़ा गया है और उसमें m द्रव्यमान का नाभिक बनाया गया है, तो x प्लस y ग्रेटर देन होगा m के। कैसे? क्योंकि आप यदि x तथा y द्रव्यमान के नाभिकों को साथ में जोड़कर उससे नया नाभिक बनाया गया है जिसका द्रव्यमान m है, तो x तथा y का संयुक्त द्रव्यमान नए नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में जोड़े गए नाभिक से ऊर्जा के रूप में कुछ द्रव्यमान घट जाता है, इसलिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन m। अगला क्वेश्चन है, लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल किसके उदाहरण हैं? तो लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल दोनों गीले सेल हैं, बोथ वेट सेल। तो बताइए, देखते हैं। लेक्लांसे और डेनियल सेल गीले सेल के उदाहरण हैं। लेक्लांसे सेल विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनिया क्लोराइड और कार्बन का धनाग्र एवं जस्ते के ऋणाग्र प्रयोग करते हैं, जबकि डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट के घोल इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु सदृश समान और आकार व आकृति के होते हैं। डाल्टन ने बताया था कि किसी भी परमाणु में उपस्थित किसी भी तत्व में उपस्थित सभी परमाणु आकार में समान, आकृति में समान और द्रव्यमान में समान होते हैं। तो इसका पहला ही विकल्प सही है। दूसरा क्या है? दूसरा में बता रहा है कि द्रव्यमान, आकार और भिन्न आकृति के होते हैं, अर्थात इस विकल्प के आधार पर बता रहा है कि तीनों आकार भी भिन्न होता है, द्रव्यमान भी भिन्न होता है, अर्थात एक तत्व में उपस्थित परमाणु जो होते हैं उनका आकार, द्रव्यमान और आकृति तीनों भिन्न होते हैं। लेकिन अगले में बता रहा है कि एक तत्व में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं उनमें द्रव्यमान तो समान होता है किंतु आकृति और आकार भिन्न होते हैं। तो ये चूँकि सारी बातें गलत हैं। एक तत्व में उपस्थित सभी परमाणु आकार, आकृति और द्रव्यमान में समान होते हैं, किंतु अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, आकृति और द्रव्यमान में अन्य तत्व से भिन्न होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स बताए थे डाल्टन ने, वो ये हैं। सन 1808 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, जो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें ये हैं कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। हालांकि बाद में और भी थ्योरीज आई जिन्होंने इनकी इस बात को नेग्लेक्ट किया और बताया कि परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर नहीं बना होता है, बल्कि परमाणु को भी छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, अर्थात परमाणु भी डिविजिबल है। और परमाणु उस समय जब डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि परमाणु भी किसी न किसी से मिलकर के बना है, जिसमें मुख्य 3 कण बताए गए जिन्हें मूल कणों की संज्ञा दी गई थी। वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा और भी हैं, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है, फोटॉन है, बहुत से ऐसे लगभग 25 से 26 और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे परमाणु का निर्माण होता है। तो अर्थात बाद में ये विभाज्य कण माना गया।
दूसरा पॉइंट दिया, एक तत्व के सभी परमाणु आकार एवं गुणों में समान होते हैं किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि ये परिभाषा भी रिजेक्ट हुई। ठीक है, अगली बात कही कि परमाणु अविनाशी है। ये परिभाषा भी बाद में आकर के, हालांकि ये इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता, अर्थात परमाणु अविनाशी है, लेकिन रेडियो एक्टिव तत्वों में देखा गया कि परमाणु को नष्ट करके नए तत्वों को बनाया जा सकता है। जैसे 92 यूरेनियम 235 के बाद बाकी सारे तत्व बनाए हुए गए हैं। अगला पॉइंट बोला था, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। इनकी ये परिभाषा आज तक जीवित है, आज तक इसे मान्यता प्राप्त है। अर्थात इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि रासायनिक संयोग में केवल परमाणु भाग लेते हैं, और ये पॉइंट आज तक वही जैसे का तैसा वैलिड है। बाकी सारे पॉइंट इनके रिजेक्ट कर दिए गए हैं अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु दर्शाता है। ऑक्सीजन क्या दर्शाता है? ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय का गुण दर्शाता है। इसके अंदर अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, पैरामैग्नेटिज्म दर्शाता है। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाने पर ये सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएं तो बहुत तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु के ऑर्बिटल को देखें तो उसके ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और यही कारण है कि वह अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि A और V गैर शून्य सदिश हैं तो A + V = mod of A - B संबंध मानते हैं तो उनके बीच का कोण 90 अंश का होगा। इसको आप समझ सकते हैं कि mod A² + mod V² + 2 mod AB cos θ = mod A² + mod V² - 2AB cos θ। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये A² से A², B² से V² कटेगा और 2 से 2 भी काट सकते हो, नहीं, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये अगर हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये दोनों 2AB cos θ, ये माइनस का है, ये 2AB cos θ प्लस का है। जब इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस का आ जाएगा, तो 2 और 2 ये 4AB cos θ हो जाएगा। और जब 4AB cos θ हो जाएगा तो cos θ ऐसा ही बना रहने, मल्टीपल में जितनी भी वैल्यू है इसको बराबर की तरफ भेज देंगे तो 0 में चला जाएगा। तो cos θ बराबर 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 0 हो जाएगा, और ये थीटा का मान होता है cos 90 का, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। क्वेश्चन आपका अगला है 20, निम्नलिखित में से वह जो लौह चुंबकत्व दर्शाता है वह कौन सा एलिमेंट है? वह कोबाल्ट। डिटेल में देखिए, तत्व जो चुंबकत्व का प्रकार दर्शाते हैं, एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, सोडियम अनुचुंबकीय होता है और जिंक प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि कोबाल्ट लौह चुंबकीय होता है। खाना पकाने के बर्तनों में हैंडल उत्पादन हेतु तो आदर्श पदार्थ में यह होना ही चाहिए, मतलब जो खाना पकाते हैं उनके बर्तन में हैंडल किस पदार्थ का होना चाहिए? तो मुख्य बात ये समझ लो, उसकी ऊष्मा क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और चालकता उसकी बहुत छोटी होनी चाहिए, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को सहन कर सके और ऊष्मा का प्रवाह उसमें ना के बराबर हो। हम ऐसे पदार्थों का हैंडल खाना पकाने वाले बर्तनों में लगाते हैं, तो इसका पहला ही विकल्प सही होना चाहिए। ठीक है ना। तो विशिष्ट ऊष्मा की बात करें इसी प्रश्न की, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। और चालकता क्या है? जब ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर होता है और अणु अपने स्थान से नहीं हटते तो
उसे ऊष्मा की चालकता कहते हैं। हम जानते हैं कि C = Q/m∆T, जहाँ C ऊष्मा क्षमता, m द्रव्यमान और ΔT तापांतर को दर्शाता है। तो C = 1/ΔT, अर्थात खाना पकाने वाले बर्तनों में ऐसे पदार्थ के हैंडल प्रयुक्त होते हैं जिनकी ऊष्मा क्षमता अधिक, ये गलत लिख दिया, ऊष्मा क्षमता अधिक और चालकता कम हो। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, या डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, या एसिटिक एसिड है? तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता उनके जुड़े प्रतिस्थापन पर निर्भर करता है। यदि सब्स्टिट्यूएंट एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है तो वह अम्लता को बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह अम्लता को घटाता है। अतः दिए गए अम्लों की अम्लीयता का क्रम इस प्रकार होगा, पहले ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड अधिक अम्लीय होगा, फिर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा, उसके बाद मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड होगा और सबसे कम होगा एसिटिक एसिड। इसकी अम्लीयता सबसे कम होगी दिए हुए अम्लों में। अगला क्वेश्चन है 23, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2000 एंगस्ट्रॉम के विकिरण से प्रकाशित सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि जैसे दिया गया है कि सोडियम का कार्यफलन फाई = होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्रकाश की सतह से विकिरण लैम्डा = 2000 एंगस्ट्रॉम। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है hc/λ - फाई। तो hc/λ, अगर हम बात करते हैं hc जो कि प्लैंक क्वांटम सिद्धांत है और c जो कि प्रकाश का वेग है, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12400/λ और फाई 0 जो इसकी वैल्यू ये दी गई है तो इसकी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 12400/λ की वैल्यू 2000 - 2.3, तो सॉल्व करने के बाद उत्तर आया 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात ये विकल्प बी सही है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो परमाणु का आकार, जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो निश्चित रूप से परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि धनायन में उस परमाणु से कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसकी कक्षा घट जाती है। ठीक है ना, तो इसको पढ़िएगा। जब किसी उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो सारे परमाणु का आकार घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की प्रतिकारक शक्ति में कमी हो जाती है, और प्रोटॉनों द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब जब प्रोटॉन नाभिक में बैठे हुए हैं तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या होंगे, अपनी ओर और खींच लेंगे, तो ये सिकुड़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, जो धनायन के परमाणु की त्रिज्या को कम कर देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं? स्टायरीन दर्शाता है, सिनेमिक अम्ल दर्शाता है, लैक्टिक, या ये सब दर्शाते हैं? तो जो सिनेमिक अम्ल होता है ये ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सिनेमिक एसिड C9H8O2 ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, इसे सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। द्विबंध वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े यह समूहों के भिन्न भिन्न प्रबंधन के कारण उत्पन्न होती है और इसे ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ठीक है, तो ये ट्रांस सिमेट्रिक एसिड का फॉर्मूला है और ये सिस सिमेट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो साथियों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपने यूथ कंपटीशन बुक से
25 क्वेश्चंस का अध्ययन किया। इसी तरीके से हम एक पेपर जिसमें 125 क्वेश्चन हैं को 5 भागों में वीडियो बना करके आपके सामने डालेंगे। आप इनकी स्टडी करते रहिए। अगर आपको लाभ मिलता है तो आप इसे बेहतर स्टडी इससे करते रहिए, इसे हमें खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।